डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से पहले हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर के विषय में जानकारी कर रहे थे। इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो लास्ट कंटेंट है वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये फाइनली स्टेज है। The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth situated usually in a local school or a government office. Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on the finger and allow her to cast her vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. जिस दिन चुनाव होता है उस दिन को आम तौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। वह मतदान केंद्र इलाके में स्थित स्थानीय स्कूल या किसी भी सरकारी इमारत में होता है जहां पर मतदाता सुविधा अनुसार पहुंच सके। ऐसे स्थान पर पोलिंग बूथ बनाया जाता है। मतदान केंद्र अर्थात पोलिंग बूथ में जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री? क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि चुनाव जो है बहुत एक महंगी प्रक्रिया है। तो उसी के ऊपर जो है ये बात कर रहा है कि क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगा है। वैसे
भारत जैसे लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने 2004 के यहाँ लोकसभा का जो है वो दिया था कि 2004 में 1300 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए। इस हिसाब से अगर जो हमारे मतदाता हैं, वोटर हैं, उन वोटरों पर अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो एक व्यक्ति पर लगभग 20 रुपया खर्च आता है। इसके अलावा पार्टियों और उम्मीदवार भी चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इस हिसाब से पार्टी और उम्मीदवारों के कुल खर्च को जोड़ें एक अनुमान में तो लगभग 3000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ उम्मीदवार और पार्टियां भी लगभग खर्च कर देती हैं। तो इस तरह से अगर टोटल जो सरकार ने खर्च किया, सरकार ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किया और पार्टियां और उम्मीदवार ने 3000 करोड़ खर्च किया। इस तरह से अगर प्रत्येक मतदाता के ऊपर खर्च को हम वितरित करते हैं तो प्रत्येक मतदाता पर जो खर्च आता है वो लगभग 50 रुपए के आसपास आता है। देखने में राशि सरकार ने जो खर्च की वो 1300 करोड़ रुपया और पार्टियों और उम्मीदवारों ने जो खर्च किया, पार्टी और उम्मीदवारों ने जो खर्च किया वह राशि आती है 3000 करोड़ रुपया। तो देखने में तो ऐसे 1300 करोड़ और 3000 करोड़ रुपया बहुत होता है, लेकिन जब इसको जो वोटर हैं, जितने वोटर हैं पूरे देश में, उनके ऊपर जब इस राशि का औसत निकाला गया तो वो 50 रुपया के हिसाब से एक व्यक्ति के ऊपर आया। तो कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता है। अब इसका जो है अन्य खर्चों से उसने तुलना किया है कि 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर जो है 10,000 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा खर्च हुआ। तो क्या चुनाव को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर राय बताइए। तो बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पर जैसे यहाँ ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट इन कंडीशनिंग इलेक्शन इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट्स स्पेंट अबाउट रुपीज़ 1300 करोड़ इन कंडीशनिंग लोकसभा इलेक्शन in 2004 that works out to about rupees 20 per person on the voter list. The amount is spent by parties and candidates was more than that the government spent. Roughly speaking, the expenditure made by government, parties
and candidate was around rupees 3000 crore of rupees 50 per voter. Some people say that election are burden on our people, that our poor country cannot afford to hold election once every 5 years. Let us compare this expenditure with some other figure. अब राष्ट्रमंडल खेलों में ही 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और यहाँ चुनाव में यदि आप देखें कि 1300 करोड़ सरकार का खर्च हुआ और पार्टियों और उम्मीदवार का, तो इस तरह से कुल मिलाकर 4-4,500 करोड़ ही खर्च आया, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 करोड़ का खर्च हो गया। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि अपने यहाँ चुनावी जो पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वो कोई बहुत महंगा नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्गा, कश्मीर में गुलबर्गा पड़ता है, वहाँ पर ये जो है एक इलेक्शन के रिज़ल्ट की रिपोर्ट है और यहाँ कुछ टेबुलेशन है। इस टेबुलेशन में जो है वहाँ का रिज़ल्ट घोषित किया गया है, कितने % और कितना जो है वोट पड़ा है। ये लिखा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वोटर हु हैड इक्वली कास्ट देयर वोट्स। तो यहाँ 38% वोट पड़े हैं और टू विन एन इलेक्शन इज़ इट नेसेसरी फॉर पर्सन टू सिक्योर मोर देन हाफ द वोटर्स पोल्ड। ये कह रहा है कि क्या किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए जितना वोट पड़ता है उसका 50% जीतने वालों को पाना ज़रूरी होता है। तो नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है ऐसा नहीं है कि 50% वोट पाने पर ही जीत सुनिश्चित होगी। वो अपने निकटतम जो उसका अराइवल है, प्रतिद्वंदी है, उससे केवल अधिक वोट पाने की शर्त होती है और वो विजयी घोषित होता है। Earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper। ये बहुत पहले की बात है, जब ईवीएम मशीन की शुरुआत नहीं हुई थी। वोटरों को एक जो है मतपत्र दिया जाता था जिस पर अलग अलग उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते थे। ए बैलेट पेपर इज ए शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंसेंटिंग कैंडिडेट along with party name and symbol are listed। Nowadays electronic voting machine EVM are used to record vote। और उसी चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपना पसंद जाहिर करना पड़ता था। पर अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा। The machine shows the names of the candidates and the party symbols। Independent candidates to have their own symbol allotted by election official। All the voter has to do is a presses the button against the name of the candidate she want to give her vote। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है
को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार केवल दबा देना पड़ता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि वाई आर पार्टी एजेंट प्रेजेंट इन द पोलिंग बूथ एंड द काउंटिंग सेंटर। पोलिंग बूथ पर एजेंट, पोलिंग बूथ और काउंटिंग सेंटर जहाँ बनता है वहाँ पार्टी के एजेंट क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं कि वोटिंग भी ठीक से हो, कोई गड़बड़ी न वोटिंग में हो, और काउंटिंग सेंटर पर जो अधिकारी काउंटिंग कर रहे हैं वो भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न करने पाएँ। पार्टी एजेंट्स आर प्रेजेंट इन द पोलिंग बूथ एंड द काउंटिंग सेंटर टू इंश्योर दैट the voting takes place in a fair way। माने दोनों जगह पर फेयर काम हो रहा है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो रही है, इस काम को देखने के लिए पोलिंग बूथ और काउंटिंग सेंटर दोनों स्थानों पर पोलिंग एजेंट रहते हैं। पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट और काउंटिंग सेंटर पर जो लोग रहते हैं उनको काउंटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम आर सील्ड एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस। मतलब ये है कि मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। ए फ्यू डेज लेटर ऑन ए फिक्स डेट ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपन एंड द वोट्स secured by each candidate are counted. The agent of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly। एक निश्चित तारीख पर जब इनको एक जगह पहुंचा दिया जाता है, फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। The agent of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secure the highest number of votes from a constituency is declared elected। जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वोट पाता है उसको विजयी घोषित किया जाता है। इन ए जनरल इलेक्शन यूजली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसी टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डेज। टेलीविजन चैनल, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट विद इन ए फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट आर declared and it becomes
clear as to who will form the next government। जनरल इलेक्शन जो होता है, जनरल इलेक्शन में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है, जिसको टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के माध्यम से यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी सरकार या किसकी सरकार जो है बनने जा रही है। यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस में कहाँ पहुँचे, क्या समझे, आइडेंटिफाई द फेयर एंड द अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसिंग एमंग द फॉलोइंग। मतलब ये है कि इनमें कौन सा काम आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है और कौन सा नहीं है। पहले, मिनिस्टर फ्लैग ऑफ ए न्यू ट्रेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी ए वीक बिफोर फॉलोइंग डे। मतदान की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। मतदान की तारीख से पहले। तो अगर कोई मिनिस्टर इस तरह का काम करता है तो यह जो है आचार संहिता के उल्लंघन में आएगा। दूसरा है, ए कैंडिडेट प्रॉमिस दैट शी विल गेट ए न्यू ट्रेन फॉर हर कॉन्स्टिट्यूंसी इफ शी इज इलेक्टेड। अगर एक उम्मीदवार ने वादा किया कि चुन जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाएगा। यहाँ पर देखिए मिनिस्टर है, मिनिस्टर जो है इलेक्शन की तारीख से पहले जो है एक नई रेलगाड़ी चलवाते हैं। इलेक्शन की तारीख घोषित हो गई है, वोटिंग की तारीख फिक्स हो गई है और उस वोटिंग तारीख के फिक्स से पहले मंत्री जो है ट्रेन चलवा देते हैं, तो आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि चुनाव में क्या होता है, जब चुनाव की तारीख जैसे ही घोषित हो जाती है, कोई भी नया काम सरकार या सरकार का कोई मंत्री नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर कैंडिडेट वादा करता है कि हम अगर जीत जाते हैं तो एक नई ट्रेन चलाएंगे, तो कैंडिडेट का किया गया वादा यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। तीसरा देखिए है, सपोर्टर्स ऑफ ए कैंडिडेट टेक द वोटर्स टू ए टेम्पल एंड मेक देम टेक एन ओथ दैट दे विल वोट फॉर हिम। एक उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को एक मंदिर में ले जा करके उनसे उसी उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। क्योंकि इलेक्शन में किसी भी प्रकार के धार्मिक एजेंडे को चलाना यह आचार संहिता के उल्लंघन में आता है।
चौथा लास्ट देखिए, द सपोर्ट ऑफ ए कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स इन स्लम इन रिटर्न फॉर ए प्रॉमिस फॉर वोट। किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वायदे लेकर कंबल बांटना। तो किसी भी प्रकार का लालच देना या कोई भी चीज़ बांटना, यह जो है डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यह जो आचार संहिता है उसका ये उल्लंघन में आता है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन थे और आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। आखिर में किस आधार पर हम ये कहेंगे कि इंडियन इलेक्शन जो है, भारत का चुनाव लोकतंत्र के आधार पर होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यह हम किस आधार पर तय करेंगे। तो व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इस विषय को हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।